हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का लुसेंट वन लाइनर वीडियो बुक का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। और जियोग्राफी के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दरअसल ये सीरीज महाद्वीप से रिलेटेड है, ठीक है। ये वीडियो महाद्वीप से रिलेटेड है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी महाद्वीप के बारे में। देखिए यहाँ पर आप जो हरे कलर का, हल्के हरे कलर का जो देख रहे हैं, ये जो है ये है उत्तरी अमेरिका। और इसके नीचे जो है पूरे हरे कलर में ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। आज हमें जो पढ़ना है उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। अगर हम बात करें तो यह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है और इसकी कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2,42,55,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 55,000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका टोटल क्षेत्रफल है। हमें टोटल क्षेत्रफल उतने ध्यान में नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागर क्षेत्र में कुल 29 देश है। इसकी खोज 1492 में इसकी खोज कब हुई थी? 1492 ईस्वी में। किसके द्वारा? कोलंबस द्वारा की गई थी। अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। तो दो बातें और याद रखिए कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, ठीक है, 1492 में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की और इसको नई दुनिया कहा जाता है, ठीक है, नई दुनिया कहा जाता है। तो इस पॉइंट पर हमें तीन बातें याद रखना है। पहला क्या कि इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया और इसको नई दुनिया कहा गया। ये दो बातें याद रखना है। और तीसरी बात जो है वो याद रखना है, यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है। अगर आपके पास अपना एटलस बुक है तो उसे ओपन कर लीजिए और उसमें आप ये देख सकते हैं पूरा चित्र को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैप के साथ पढ़ेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पर हमें देखना है और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। जो 100 डिग्री का देशांतर रेखा है, पश्चिमी देशांतर रेखा, वह क्या होता है? इसके बीच से होकर गुजरता है। इस मैप को हम थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ये 100 डिग्री का देशांतर रेखा है, ठीक है। 100 डिग्री का ये देशांतर रेखा है और ये 100 डिग्री का जो देशांतर रेखा है यह इस महाद्वीप को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। देखो यहाँ से इस तरह से ये आया है और इस तरह से नीचे गया है। तो ये 100 डिग्री का देशांतर रेखा है जो इस महाद्वीप को क्या करता है? दो भागों में बांटता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 100 डिग्री का जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, 100 डिग्री का जो पश्चिमी देशांतर रेखा है वह इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि बीच से होकर के गुजरती है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पूसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका रखा गया था, ठीक है। तो जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका है, इसका नाम जो है एक यात्री के नाम पर पड़ा जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पूसी और इन्हीं के नाम पर इसे अमेरिका इसका नाम पड़ा था, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्थल संधि, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दक्षिण अमेरिका से जो है पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। इस मैप को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोगों ने बात किया कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है और हमें पॉइंट में बताया गया कि जो उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका जो है, ठीक है, वह दक्षिणी अमेरिका से क्या है? एक पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका पनामा स्थल संधि है, ठीक है। स्थल संधि क्या करती है? एक पतली
स्थल होती है, स्थल यानी कि जमीन होती है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है। ठीक है, दो बड़े भूभागों को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। और एक स्थल संधि दो बड़े महासागरों को यानी कि जलमंडल को क्या करती है, अलग करती है। ये पॉइंट भी साथ ही साथ याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है पनामा स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पनामा स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर नोट डाल करके यही पॉइंट लिखा हुआ है कि स्थल संधि जो होते हैं दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी होती है। तो जो स्थल संधि होती है वो क्या करती है, दो भूभागों को आपस में मिलाती है। ठीक है, दो भूभागों को क्या करती है, आपस में मिलाती है। पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। पनामा नहर इसी स्थल संधि को काट करके बनाया गया है। तो दो बातें और भी यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए कि हम लोगों ने बात किया कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप जो है वह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से जो है पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो पनामा स्थल संधि है ये क्या करती है, पनामा स्थल संधि ये उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करती है। तो आप यहाँ पर मैप में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज और दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर है क्या, पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा अटलांटिक ओशन। तो इस पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से अलग करने का जो काम करती है वह करती है पनामा स्थल संधि। तो वही बात है कि जब हम स्थल संधि की बात करेंगे तो ये दो बड़े स्थलों को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। और ये दो बड़े, ठीक है, इसी तरह से दो बड़े जल खंड को या जल संग्रह को या समुद्र को हम सिर्फ कह ले तो उनको क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, अलग करती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि पनामा स्थल संधि किन दो स्थलों को जोड़ती है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को। अगर आपसे पूछा जाए कि पनामा स्थल संधि किन दो महासागरों को अलग करती है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि पनामा नहर का जो निर्माण हुआ है इसी पनामा स्थल संधि को काट करके बनाया गया है, जो कि रास्ता बनाती है पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में, अब देखिए हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी के बारे में कि उत्तरी अमेरिका के कुछ मूल निवासी हैं। उन मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। ठीक है, तो इसके इनके तीन मूल निवासी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो है रेड इंडियन, ठीक है, रेड इंडियन, दूसरा है एस्किमो, ठीक है, एस्किमो और यहाँ पर इन्यूट। ठीक है, इन्यूट, ये तीन जो हैं ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का जो घर होता है वह बर्फ का बना होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एस्किमो होते हैं उनका जो घर होता है वह बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो ये क्या है, ये इग्लू है, इग्लू। ठीक है, जो कि बर्फ का बना हुआ है और ये एस्किमो का घर है। ठीक है, एस्किमो का घर है ये। एस्किमो लोग कौन है, ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में से हैं और ये बर्फ के घर बनाते हैं जिसको इग्लू कहते हैं। ठीक है, वे रेडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। ठीक है, तो ये रेडियर कुत्ते का उपयोग जो है करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने में, और सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं और इस नाव को कायक कहा जाता है। ठीक है, उनका हथियार हार्पून कहलाता है। जो एस्किमो लोग होते हैं उनका जो हथियार होता है उसको हार्पून कहा जाता है और ये रेडियर कुत्ते का उपयोग करके स्लेज नामक गाड़ी बनाते हैं। ठीक है, और ये
सील मछली की खाल और हड्डी का उपयोग करके नाव बनाते हैं, जिसको कायक कहा जाता है, कायक कहा जाता है। इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है, रेड इंडियन। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमेरिका के मूल निवासी कौन है, तो रेड इंडियन, ठीक है, रेड इंडियन याद रखिएगा, रेड इंडियन, ठीक है। और एस्कीमो के बारे में बात याद रखना है कि एस्कीमो का जो घर होता है वह बर्फ का बना होता है और इसको इग्लू कहते हैं, और ये रेडियल कुत्ते का उपयोग करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने में। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम महाद्वीप यहाँ पर है कि उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर जो है माउंट मैकिन्ले है, जो कि 6194 मीटर है, अलास्का में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, ये अलास्का में स्थित है और यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि उसमें से लगातार लावा भाप जो अंदर के मैग्मा है वो निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के हम लोग कभी पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए, उत्तरी अमेरिका का जो उच्चतम पर्वत शिखर है वह माउंट मैकिन्ले है, ठीक है, माउंट मैकिन्ले, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6194 मीटर, 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये उत्तरी अमेरिका के सबसे उच्चतम पर्वत है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं और यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मत्स्य पालन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन है, तो वह है ग्रैंड बैंक, ठीक है। ग्रैंड बैंक जो है ये मत्स्य पालन के लिए विश्व भर में विख्यात है, और ये कहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड आइलैंड जो है वहीं पर ये स्थित है। आप यहाँ पर जब जूम करिएगा इस फोटो को, तो यहाँ पर आपको दिखेगा आइसलैंड न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर, और इसकी बात जो करी जा रही है यहाँ पर, वह कही जा रही है कि दक्षिण पश्चिम तट पर है। दक्षिण पश्चिम तट कौन हुआ, ये दक्षिण हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं ना, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है, यानी कि इधर के क्षेत्र को जब आप यहाँ पर रख करके इस तरह से बनाएंगे तो इस वाले जो भाग में जो है यह मछली पालन के लिए सबसे ज्यादा मतलब फेमस है, ठीक है। यहाँ पर मछली पालन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मछली पालन जो है वह कहाँ पर होता है, और इस मछली पालन वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ग्रैंड बैंक कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं और यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मत्स्य पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबसे फेमस जगह कौन सा है, तो वो ग्रैंड बैंक है। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। अगर तटीय रेखा की लंबाई पूछा जाए आपसे, तो कनाडा की विश्व में सबसे अधिक है, और इसकी जो लंबाई है 2,0880 मीटर है, ठीक है, 2,00,000 ठीक है, 2,080 मीटर है, किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कनाडा की जो तटीय रेखा की लंबाई है विश्व में सर्वाधिक है, ठीक है, इतना ही काफी है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में अंटार्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो बात है उसको हम लोग मैप में देखेंगे। क्या देखेंगे कि जो कनाडा है, ठीक है, कनाडा की जो तटीय रेखा तट रेखा की जो लंबाई है वह सबसे ज्यादा है, और ये किस किस समुद्रों से और सागरों से लगा हुआ है ये भी देखेंगे। देखिए ये आपका यहाँ पर कनाडा है, साफ दिख रहा है, ये मैप पूरा देख लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम इसलिए करेंगे कि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक दिशा
को ज्ञात करने वाले को यहाँ पर बनाएंगे, उस चिन्ह को, दिशा चिन्ह को हम जिसको बनाएंगे इस तरह से, इस वाले प्लस वाले चिन्ह को, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इसको हम और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इस साइड पूरब होता है, इस साइड पश्चिम होता है, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि कनाडा के जो पूर्व में है वह अटलांटिक महासागर है। तो पूर्व में क्या सच में अटलांटिक महासागर है? ये हमारा कनाडा है और इसके पूर्व में हम जाएंगे तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह अटलांटिक ओशन का क्षेत्र है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कनाडा के पूर्व में क्या है, अटलांटिक ओशन है। चलिए आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर है, साथ में अटलांटिक महासागर के साथ पश्चिम में प्रशांत महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन यहाँ पर पश्चिम है, ठीक है। इस यहाँ पर क्या है, पश्चिम है और पश्चिम में क्या है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो कनाडा के पश्चिम में क्या है, पैसिफिक ओशन है, कनाडा के पूर्व में क्या है, अटलांटिक ओशन है। इस तरह से याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथ ही उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है। तो उत्तर की ओर ये है और उत्तर में यहाँ पर क्या है, आर्कटिक महासागर है। तो ये तीन तरफ से जो है सागरों से घिरा हुआ है और इसका जो तटीय रेखा की लंबाई है विश्व में सबसे अधिक है, जो समुद्रों से मतलब विश्व में सबसे अधिक है। देखिए तट उसी को कहते हैं जो क्षेत्र समुद्र को छूता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा क्षेत्र हो गया, फिर इधर का पूरा ये क्षेत्र जो है ये पूरा तटीय क्षेत्र ही कहलाएगा। तो इस तरह से यह विश्व में सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र, तट रेखा जो है वह कनाडा का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कनाडा के पश्चिम में पैसिफिक ओशन है, कनाडा के पूर्व में अटलांटिक ओशन है, कनाडा के उत्तर में आर्कटिक ओशन है। तो इस तरह से आप मैप पर देख सकते हैं, आपके पास अगर मैप है तो वहां पर भी ये काम कर सकते हैं आप, ठीक है। और दक्षिण में यूनाइटेड स्टेट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि नोट, तटरेखा की लंबाई को मापने में मामले में दूसरा स्थान जो है नार्वे का है। तो दूसरे स्थान पर नार्वे है तटरेखा की लंबाई में, जो कि 58,133 किलोमीटर के साथ है, ठीक है, उसकी तटरेखा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाला चक्रवात हैरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। तो जो गल्फ मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको यहाँ पर रेड कलर से जो घिरा हुआ दिख रहा है, ये पूरा का क्षेत्र जो रेड कलर से घिरा हुआ है, ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। यही की बात हो रही है कि यहाँ पर जो चक्रवात चलते हैं उनको हरिकेन और टोर्नेडो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी चक्रवात चलते हैं इस क्षेत्र में गल्फ ऑफ मैक्सिको में, उनको क्या कहा जाता है, हैरिकेन और टोर्नेडो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा होगा। अगर पूरे मैप में अगर समझना चाहें कि कहाँ पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये यहाँ पर है। पूरा मैप जो फुल मैप जो आपके सामने यहाँ पर है, इसमें देखिए यहाँ पर आपका वो एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया है गल्फ ऑफ मैक्सिको का, जो यहाँ पर आप समुद्र, ये घिरा हुआ समुद्र दिख रहा है ना, यही है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। चलिए अब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं अपने जगह पर। तो हम लोगों ने ये समझा कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां पर जो चक्रवात चलते हैं वो हरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। जो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान है उनको प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, प्रेयरी कहा जाता है। हम लोग मैप में देखेंगे फिर से कि प्रेयरी कहाँ पर होते हैं, ठीक है। प्रेयरी कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में शीतोष्ण, जो इनको कहा जाता है शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ पर आप जब मैप में देखेंगे, ये मैप है जिसमें दिखाया गया है महाद्वीपों के घास के बारे में, ठीक है। वहां पर जो भी महत्वपूर्ण, जो भी मतलब ज्यादा मात्रा में जो घास उगते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है।
मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड मैप विथ नेम्स। यहाँ नाम के साथ जो है महत्वपूर्ण ग्रासलैंड को दिखाया गया। तो हमें देखना है कि उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है जिसको पेरियर कहा जाता है वो कहाँ पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर जब आप मैप में देखेंगे तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का यही है पेरियर्स, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेरियरी, ठीक है, प्रेयरी सॉरी प्रेयरी घास के मैदान, ठीक है, ये प्रेयरी घास के मैदान है जो कि उत्तरी अमेरिका में होते हैं और ये एक शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। उसी तरह से थोड़ा सा और हम इस मैप में देख लेंगे। यहाँ पर पंपस घास के मैदान है जो कि साउथ अमेरिका में, जब हम लोग साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। एशिया में अफ्रीका में जब आप देखे होंगे तो सवाना घास का मैदान हम लोगों ने पढ़ा था और समझा भी था, ये इस तरह से फैला हुआ है सवाना ग्रासलैंड। तो ये जो है अफ्रीका में फैला हुआ है, ठीक है, सवाना। उसके बाद यहाँ पर स्टेपीज जो है वह यूरोप में फैला हुआ है। स्टेपीज घास का मैदान यूरोप और एशिया के क्षेत्रों में फैला हुआ है। जब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो वहाँ डाउन्स के बारे में, डाउन्स या और सवाना घास के मैदान के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये था एक वर्ल्ड मैप था जिस पर मेजर ग्रासलैंड के नाम और जगहों को दिखाया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं और इस मैदान का नाम जो है प्रेयरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि यूएसए के डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। डेट्रॉयट जो है, डेट्रॉयट जो है वह कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यानी कि सबसे ज्यादा जो कार यहीं पर बनता है। और एक्रान विश्व की सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है, ठीक है। और यहाँ पर दो जगहों के बारे में बताया जा रहा है। पहला है डेट्रॉयट के बारे में। चलिए हम लोग डेट्रॉयट देखते हैं कि मैप में कहाँ पर ये दिखाई देता है, ठीक है, डेट्रॉयट। यहाँ पर जब आप इस मैप को जूम करेंगे, ये एक जूम किया हुआ मैप है नॉर्थ अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हैं इस मैप में हमें देखना है डेट्रॉयट को, ठीक है। थोड़ा सा हम जूम करेंगे इसको कि हमें वो डेट्रॉयट दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा आपका डेट्रॉयट। इसको मैं थोड़ा सा इसको रेड कलर से करता हूं ताकि आपको पता चले, ये है डेट्रॉयट। तो यहाँ की बात की जा रही है, इसी एरिया की बात की जा रही है कि डेट्रॉयट में जो है कार सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता है, कार सबसे ज्यादा यहाँ पर बनाए जाते हैं डेट्रॉयट में, ठीक है। तो ये आप मैप में ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पूरा मैप है और पूरा मैप में आपको यहाँ पर, ठीक है, दिख जाएगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्राउन की, ठीक है, एक क्राउन की सबसे बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। एक सेकेंड, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर डेट्रॉयट दिखेगा। थोड़ा सा मैप में नाम खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ पर देखिए आपको डेट्रॉयट दिखेगा, ये फुल मैप है, फुल मैप में आपको डेट्रॉयट यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। कि कहाँ पर है ये आपको अनुमान लगेगा। यदि आपके पास मैप होगा तो ये चीज़ें खोजने में ज़्यादा आपके लिए आसानी होगा, तो आप उसको अपने मैप में इसको खोज सकते हैं। यहाँ पर डेट्रॉयट है, ठीक है। तो डेट्रॉयट जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जो है यूएसए का
डेट्रॉयट जो है कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एक्रान विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। तो एक्रान में क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का यह केंद्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ये हम देखना है अगला पॉइंट कि कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो कनाडा है, कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है जगह है, वो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। 2 पॉइंट हमें याद रखना है कि विश्व में जो कागज उत्पादन करने का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कनाडा है, और कनाडा का जो मॉन्ट्रियल जगह है, ठीक है, यहाँ पर जो है कागज का उद्योग पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आप जब मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मॉन्ट्रियल दिख जाएगा। ठीक है, ये है मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल आपको दिख जाएगा। चलिए मॉन्ट्रियल आपको दिख गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं, ये कनाडा का मैप है जिसमें स्टेट और उसकी सिटी, मेजर सिटियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया, उनका नाम लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कनाडा का जो मेटेरियल कागज उद्योग है यह विश्व प्रसिद्ध है और कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है वह यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान काजाकिस्तान का है। तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम धातु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धातु है आज के जमाने में विकास के लिए। तो ये जो यूरेनियम धातु है ये सबसे ज्यादा अगर उत्तरी अमेरिका में बात करें तो वो कनाडा में प्राप्त होता है, उत्पादित किया जाता है, उत्पादन एवं निर्यात किया जाता है, और विश्व में इसका उत्पादन और निर्यात में दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान जो है वह काजाकिस्तान की है। संसार में शीशे एवं जस्ते का सबसे बड़ा जो भंडार है, ठीक है, संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार जो है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता और खान है, सीसा और जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसीलिए इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो जुड़वा खनिज एक और पॉइंट आ गया। जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है, तो सीसा और जस्ता को कहा जाता है। सीसा जस्ता संसार में शीशे एवं जस्ते का सबसे बड़ा अगर भंडार जो है वह भंडार है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। ठीक है, और यहाँ का सुलिवान खान जो है, सुलिवान नाम का एक खान है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है सीसा और जस्ता उत्पादन करने में। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पर है कि यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। जो हम लोग मक्का जो है उसका उत्पादन करने में विश्व में सबसे अधिक जो मक्का उत्पादन करता है वह कौन सा देश है, वह है यूएसए। ठीक है, यूएसए जो है सबसे अधिक मक्का उत्पादित करता है। चलिए, विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। मक्का के साथ साथ यह सोयाबीन भी विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए जो क्यूबा है, ठीक है, क्यूबा को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आप इस मैप को देखिएगा, यहाँ पर आपको रेड कलर का आपको क्यूबा दिख जाएगा। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये क्यूबा है, और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है, और इसको उत्तरी अमेरिका का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है जमैका केला उत्पादन के लिए सर्वाधिक विख्यात है। तो जमैका जो है उत्तरी अमेरिका में वह केला उत्पादन के लिए, ठीक है, केला उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है, विश्व में वह प्रसिद्ध है केला उत्पादन के लिए। जमैका जो है वह क्यूबा के बगल में ही है। तो यहाँ पर छोटा सा आपको देश दिखेगा जो है
कि आपको इसका नाम है जमैका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। अब हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि मैक्सिको कहाँ है, तो मैक्सिको का जो तट है वो जो है कहवा की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ये आपका मैक्सिको है और इसका तट दोनों तरफ ये तट हुआ, ये ठीक है, इस तरफ भी। तो ये जो तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र जो है मैक्सिको के, ये कहवा की खेती के लिए, ठीक है, कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उपयुक्त स्थल है। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पर मैक्सिको है और इसका मैक्सिको का जो तटीय क्षेत्र है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है, वह कहवा की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें अगला पॉइंट देखना है कि उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। तो ये जो मैक्सिको आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर पूरा ये मैक्सिको का क्षेत्र है। ये जो मैक्सिको का क्षेत्र है यह चांदी उत्खनित करने वाला देश है, सबसे सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य को बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मोंटाना राज्य है, मोंटाना राज्य में बूटे खान जो है विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ठीक है, बूटे खान जो है विश्व की सबसे बड़ी खान है, किसके उत्पादन के लिए, तांबे का उत्पादन के लिए। ठीक है, बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी खान है तांबे के उत्पादन के लिए। ठीक है, तांबे की खान है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। कनाडा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कनाडा का जो बुल्फो नेशनल पार्क है, कनाडा का बुल्फो नेशनल पार्क जो है वह विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। ठीक है, अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें नेक्स्ट देखना है कि उत्तरी अमेरिका की जो न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र जो है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है, जो यहाँ पर है सांता क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। सिलिकॉन वैली के नाम से यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया है और कैलिफोर्निया का यह जो क्षेत्र है यह सिलिकॉन वैली का क्षेत्र है और सिलिकॉन वैली जो है अपने नाम से तो प्रसिद्ध है और यहाँ पर ये इसलिए ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर विश्व भर के जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं उनका यहाँ पर क्या है, एक तरह से कहेंगे तो हेड क्वार्टर बना हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का मुख्य प्रमुख केंद्र है, ये सूचना और प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली। ठीक है, ये आप देखेंगे कि इस तरह से जो है आपको कई बार ये दिखने को मिला होगा वीडियोज में, कई सारे वीडियोज में। ये सिलिकॉन वैली का क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। विश्व में विख्यात है मक्का मंडी के नाम से। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। ठीक है, सेंट लुइस नगर में स्थित है। हम लोगों ने बात किया था कि मक्का उत्पादन में जो सर्वाधिक बड़ा देश है वो यूएसए है। तो अब जब
सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो उसी के पास ही तो सबसे बड़ा क्या होगा, मंडी होगा। तो यह विश्व में की विख्यात मक्का की मंडी है और ये मंडी कहाँ पर है, सेंट लुइस नगर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व की सबसे बड़ा अजायब घर है। तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। म्यूजियम सबसे बड़ा कौन सा है, तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित उत्तरी अमेरिका में स्थित जो सुपीरियर झील है वह विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो लेक सुपीरियर आपको दिखेगा यहाँ पर। ये मैप थोड़ा सा क्लियर नहीं है पर आपके पास अगर मैप होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सुपीरियर झील, लेक ऑफ सुपीरियर। यहाँ पर आपको सुपीरियर झील देखने को मिल जाएगा। तो ये विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का ताजे जल का झील है, ठीक है, ताजे जल का। आगे बढ़ते हैं। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। तो यूएसए का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का एक झील है जिसको ग्रेट साल्ट लेक के नाम से जाना जाता है। यह यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, यूटाह राज्य में स्थित है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक जो है विश्व के यूएसए के पश्चिम भाग में नमकीन पानी का झील है जिसको ग्रेट साल्ट के नाम से जाना जाता है और ये यूएटे में स्थित है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूटाह जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा और यहाँ पर ही है ग्रेट साल्ट लेक, ये वाला जगह पर, ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। जो सेंट लॉरेंस झील है उत्तरी अमेरिका में, ये जो है झील विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक जलमार्ग बनाती है। आंतरिक जलमार्ग का अंदर मतलब हुआ देश के अंदर की भूमि में जलमार्ग जो नदियों से मिलकर या झीलों से मिलकर बनती है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंट लॉरेंस नदी। ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट लॉरेंस नदी की धारा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये वाले ये, ठीक है, ये सेंट लॉरेंस नदी है। और सेंट लॉरेंस नदी के आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेट लेक है। यहाँ पर 2-3 झीलें हैं जिनसे मिलकर ये सभी झील हैं। इन सभी से मिलकर के यह जो है सबसे बड़ा जो है आंतरिक नदी तंत्र बनाते, आंतरिक अपवाह तंत्र बनाती है, मतलब एक तरह से कहें तो जलमार्ग बनाती है, आंतरिक जलमार्ग बनाती है, आंतरिक जलमार्ग बनाती है सेंट लॉरेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि नियाग्रा जलप्रपात इरी तथा ओंटारियो, ठीक है, इरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर स्थित है। कनाडा और यूएसए की सीमा पर इरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है तो यह इरी और ओंटारियो, ठीक है, इरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है और जो कि कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर है। अब यहाँ पर हमारे पास सामने मैप है। मैप में आप देखेंगे तो आपको दोनों झील यहाँ पर दिखाई देगा। लेक इरी, ठीक है, यहाँ पर है इरी झील ये, और दूसरा जो है ओरिएंटो, ठीक है, ये ओरिएंटो झील है। और इस यहाँ पर आपको एक और नदी दिख रहा होगा सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट है और ये इसकी सीमा इस तरफ से गई हुई है। तो ये झील इसी के आसपास, यहीं के आसपास है। मैप में मुझको नहीं मिला है इसका सही लोकेशन, लेकिन आप यहाँ पर याद रखिए कि इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ओरिएंटो यहाँ पर है और इरी यहाँ पर है, तो हो सकता है इधर कहीं पर वो झील स्थित हो क्योंकि यह कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की सीमा यहीं पर है, ठीक है। अब जो बात यहाँ पर हमें एक और चीज ध्यान में रखना है वो
पीछे वाले फैक्ट के साथ कि जो सेंट लॉरेंस रिवर है, क्योंकि यहाँ पर वो साफ क्लियर दिख रहा है, तो हम लोग उस मैप को भी, उस बात को भी समझेंगे कि यहाँ पर जो सेंट लॉरेंस आप रिवर देख रहे हैं, ये सेंट लॉरेंस रिवर जो है उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह तंत्र बनाती है झीलों के साथ मिल करके। आप थोड़ा सा देखिए, ये है सेंट लॉरेंस नदी, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये आन करके फिर ओरिएंटो में मिल जाती है। अगर थोड़ा सा ये आगे भी बढ़े जाए, इसको मिलाया जाए, तो ये लेक इरी में मिल सकता है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे तो ये एक तरह से मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र जो है बनाती है आंतरिक अपवाह तंत्र का, ठीक है, अगर लेक ओरिएंटो से ये मिली हुई है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। सिर्फ यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा कहाँ पर बहती है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा कहाँ पर बहती है, सिर्फ हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पर इसके पीछे का साइंस नहीं समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे जब हमें जलधाराओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ये बात हो कहाँ पर रही है, ये बात हो रही है उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। आपको ये उत्तरी अमेरिका तो दिख ही रहा है क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही इसका मैप देख लिया, अब तो हमें उत्तरी अमेरिका याद ही हो गया, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। अब यहाँ पर बात तो हो रही है उत्तरी अमेरिका का, लेकिन उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट पर तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग दिशा निकालेंगे। ऊपर में उत्तर लिखेंगे, नीचे में दक्षिण लिखेंगे, इस तरफ पूरब लिखेंगे और इस तरफ पश्चिम लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है पूर्वी तट पर। पूर्वी तट कौन सा है भाई? तो पूर्वी तट ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा पूर्वी तट हुआ, ठीक है। फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट की बात हो रही है, तो पूर्वी तट तो यही ना है, ये जो है पूर्वी तट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के फैक्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लेब्राडोर जो है वह ठंडी जलधारा है, तो आपको यहाँ पर लेब्राडोर दिखाई देगा, ये लेब्राडोर है। थोड़ा सा इसको अब जूम करते हैं फोटो को, ठीक है। लेब्राडोर जो है वो क्या है? ठंडी जलधारा है। यहाँ पर आपको ये लेब्राडोर की जलधारा दिखाई देगी जो यहाँ इधर से होकर के आती है, इधर से होकर के आती है और एक इधर से होकर के आ रही है, ये लेब्राडोर की जलधारा है। और यहाँ पर आपको फिर आगे है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यहाँ पर आपको गल्फ स्ट्रीम की जलधारा दिखाई देगा रेड कलर की, ये वाला। तो यहाँ पर बात हो रही है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती है, सिर्फ इतनी बात हो रही है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको और समझते हैं। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये दोनों जो है पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर ये दोनों बहती है, दोनों धाराएं। एक ठंडी धारा होती है, ठंडी धारा जो है लेब्राडोर की धारा है, और गर्म धारा जो है वह गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ से यहाँ पर 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री और यहाँ आगे 90 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इक्वेटर 0 डिग्री पर होते हैं तो सबसे अधिक ताप अधिक होता है, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक तापमान अधिक होता है। फिर उसके अपेक्षा में 30 से 60 में थोड़ा सा कम होता है, और उससे भी कम जो होता है 60 से 90 के बीच में होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो गल्फ धाराएं हैं ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है, और ये जो लेब्राडोर की जलधारा है वह 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का है। तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके अनुसार भी आप ये समझिए कि जो गल्फ स्ट्रीम होगी वह गर्म होगी और जो लेब्राडोर की धारा होगी वह ठंडी होगी, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे कभी भी डिस्कस करेंगे ये पूरी की पूरी जलधारा को। अभी सिर्फ हमें ये जानना है, समझना है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है और गल्फ ऑफ स्ट्रीम की जलधारा, यानी कि ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर
बहती हैं। ठीक है, इतना चीज आपको अभी ध्यान रखना है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरी जलधारा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनियू विनीपेग कनाडा में है। ठीक है, विनीपेग कहाँ पर है? कनाडा में है, और यह विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है। ठीक है, गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है विनीपेग, और विनीपेग कहाँ पर है? वह कनाडा में स्थित है। विनीपेग कनाडा में स्थित है। उत्तरी अमेरिका दो अंतर पर्वतीय पठार, कोलोराडो पठार और मैक्सिको का पठार है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार हैं, एक है कोलोराडो पठार और दूसरा है मैक्सिको का पठार। ठीक है, रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणी जो है कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे, ये जो है रॉकीज पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये एक जो आप देख रहे हैं ये रॉकीज पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नामक विश्व प्रसिद्ध है, हॉलीवुड यहीं पर है। तो हम सब हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, तो हॉलीवुड कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस जो नगर है वो विश्व प्रसिद्ध है हॉलीवुड के लिए। ठीक है, और हॉलीवुड की फिल्में तो हर कोई देखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लॉस एंजलिस देखेंगे, ये है लॉस एंजलिस, और यहीं पर है कैलिफोर्निया। आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, यह मैक्सिको की खाड़ी है, ये पूरा का पूरा मैक्सिको है, और ये आपका लॉस एंजलिस है, ये वहाँ पर लॉस एंजलिस है। ठीक है, तो आप देख ले रहे हैं, मैप पर भी देखते चलिए और ध्यान में रखिए कि कौन सा जगह कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है, जो कि सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। ये फैक्ट तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। केप कैनवरल जिस स्थान से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक के तट पर अवस्थित है। अटलांटिक तट पर अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है? तो अटलांटिक तट पर है, यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में। ठीक है, यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है, और यहाँ इसको कहा जाता है केप कैनवेरल। ठीक है, केप कैनवेरल इसको कहा जाता है, और केप कैनवेरल से ही जो है अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं। ठीक है, शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शिकागो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहाँ पर है, और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर हम लोगों ने पिछली फोटोज में भी देखे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां कौन सी है? रेड इंडियन हम लोगों ने पहले ही बात किया। मैक्सिको और निग्रो जो है पश्चिमी द्वीप पर ये है। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, तो ये है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, यहाँ पर एक हाथ में मशाल लिए हुए खड़ा है, जिसका डिजाइन फ्रेडरिक अगस्टस बार्थोल्डी ने बनाया था। ये जो डिजाइन बनाया गया था वो बनाया गया था फ्रेडरिक अगस्टस बार्थोल्डी के द्वारा। तो बार्थोल्डी के द्वारा ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, ये उनके द्वारा बनाया गया डिजाइन था। और संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। चलिए यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क भी दिख जाएगा इस वाले जूम सेक्शन में। यहाँ पर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क, यहाँ पर ये संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क विश्व का प्रथम उद्यान है। ठीक है, विश्व का प्रथम उद्यान है जिसको येलोस्टोन पार्क के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना, ठीक है, तंबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो एरिजोना क्यों प्रसिद्ध है?
तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एरिजोना कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एरिजोना तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान जो है वह मेसाबी खान है। तो मेसाबी क्या है? लोहे की खान है। और किसकी खान है? लोहे की, मेसाबी। और कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है पिट्सबर्ग के बारे में। पिट्सबर्ग जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ठीक है, यहाँ के इस्पात उद्योगों के लिए कोयला पिट्सबर्ग से, लोहा अयस्क मिनेसोटा की खान से प्राप्त होता है। मिनेसोटा खान पिट्सबर्ग के बीच नौपरिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग है। ग्रेट लैक्स में पिट्सबर्ग तक लोहा अयस्क रेलगाड़ी से भी लाया जाता है। ओहियो मोनोगेहेला और एल्धनी नदियों से इन इस्पात उद्योगों को जल प्राप्त होता है। ग्रेट लैक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरन और ओरिएंटो, मिशिगन और इरी ये जो हैं ग्रेट लैक्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी फैक्ट है, एक बार में तो समझ में आएगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग तोड़ तोड़ के समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर एक लेक की बात हो रही है, एक झील की बात हो रही है, और वह झील है ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने पिछले मैप में देखा था कि वहाँ पर 3-4 जो हैं लेक मिलकर के ग्रेट लेक का निर्माण करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस मैप में आप देखेंगे तो ये जो है पूरी की पूरी जो झील तंत्र है, यहाँ पर सुपीरियर लेक हुआ, ह्यूरन हुआ और मिशिगन हुआ, इरी हुआ और ओरिएंटो हुआ, ये जो हैं 5, ठीक है, 3, 2, 5, ये जो मिल करके बनाते हैं ग्रेट लेक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वहां पहुंचते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने समझा कि ग्रेट लेक्स के नाम है सुपीरियर, ह्यूरन, ओरिएंटो, मिशिगन और इरी। ये जो झीलें हैं ये मिलकर के ग्रेट लेक्स बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जगह और की बात हो रही है जो है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो पिट्सबर्ग जो है भाई संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। तो यह अमेरिका में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यहाँ के इस्पात उद्योग के लिए, अब इस्पात है उसका उद्योग है तो कोयला तो चाहिए ना, कोयला तो चाहिए ही। तो कोयला कहाँ से लाया जाता है? पिट्सबर्ग से। कोयला भी कहाँ से लाया जाता है? पिट्सबर्ग से। लौह अयस्क जो है मिनेसोटा की खान से लाया जाता है। अब जब भी आप इस्पात उद्योग बनाओगे तो इस्पात उद्योग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कोयला चाहिए। ईंधन के लिए इस्पात तो चाहिए ना, लौह अयस्क तो चाहिए ना। तो लौह अयस्क जो है वह मिनेसोटा की खान से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब जो मिनेसोटा से के खान मान के चलो, यहाँ पर मिनेसोटा है, यहाँ पर पिट्सबर्ग है, तो हम यहाँ पर खान से तो जो है लौह अयस्क प्राप्त कर लिए। अब यहाँ से पिट्सबर्ग लाना है तो कैसे लाएंगे? ठीक है, तो वही कह रहा है कि मिनेसोटा की खान और पिट्सबर्ग के बीच नौपरिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। और ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है वह 5 झीलों से मिलकर के ग्रेट लेक्स बनती है, जिसमें हम लोग बात किए सुपीरियर, ह्यूरन, ओरिएंटो, मिशिगन और इरी, ये सभी जो झीलें हैं ये मिलकर के ग्रेट लेक्स बनाती है। तो ये जो यहाँ पर मिनेसोटा है, यहाँ से इस्पात उठाया जाता है किसके माध्यम से? जल परिवहन के माध्यम से, और यहाँ पर लाया जाता है यहाँ पर पिट्सबर्ग में। ठीक है, ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से भी लाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी से भी लाया जाता है और जलमार्ग से भी लाया जाता है। दोनों बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हमारी बातें पूरी क्लियर है। ओहियो, मोनोगेहेला और
ईंधनी नदियों से इस इस्पात उद्योग को जल प्राप्त होता है। अब जब आप इस्पात रखोगे, उद्योग रखोगे, तो आपको जल चाहिए ही। जल जो है कहाँ से प्राप्त होगा? नदियों से प्राप्त होगा। और ये जल कौन कौन सी नदियां देंगी? ओहियो नदी देगी, मोनोगहेला नदी देगी और एल्धनी नदी देगी। तो ये तीन नदियों से जो है पिट्सबर्ग के इस्पात नगर को या पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को जल मिलता है। ठीक है, चलिए ये पूरा का पूरा पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझते हैं। पिट्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ठीक है, वहां पर इस्पात उद्योग है बहुत सारे। तो इस्पात उद्योग को चलाने के लिए हमें कोयला चाहिए। कोयला कहाँ से लाया जाता है? पिट्सबर्ग में ही कोयला मिल जाता है। लेकिन लौह अयस्क भी तो चाहिए। तो लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? वह मिनेसोटा की खान से मिलती है। और मिनेसोटा की खान से जो लौह अयस्क हम निकालेंगे उसको पिट्सबर्ग लाना होगा। तो कैसे लाएंगे? हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम जलमार्ग के माध्यम से ला लें या तो रेलगाड़ी के माध्यम से ला लें। जलमार्ग के माध्यम से जब लाएंगे हम तो वहां पर हमें ग्रेट लेक्स जलमार्ग से होकर के आना पड़ेगा। ठीक है, और ग्रेट लेक्स जो जलमार्ग है वह बना है 5 झीलों से, सुपेरियर, ह्यूरन, ओरियन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। ये 5 झीलें मिलकर के बनाती है ग्रेट लेक्स। ठीक है, अब देखिए बात तो हो गया कि हम इस्पात भी ला लिए, कोयला भी ला लिए, लेकिन जो हमारा उद्योग है उसको चलाने के लिए पानी भी चाहिए। तो पानी के लिए हम क्या करें? तो पानी के लिए हम नदियों पर निर्भर होते हैं। तो नदियां जो हैं ओहियो नदी और मोनोगहेला नदी और एल्थली नदी से क्या किया जाता है? जल दिया जाता है पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान होमस्टेक खान। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की जो प्रसिद्ध खान है उसका नाम है होमस्टेक खान। यह दक्षिणी डोकोटा राज्य में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की खान है, सोने की प्रसिद्ध खान है जो कि होमस्टेक खान के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी डोकोटा राज्य में स्थित है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान जो है वह ओंटारियो कनाडा में स्थित है। संसार की सबसे बड़ी सोने की खान जो है वह कहाँ पर है? ओंटारियो कनाडा में स्थित है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे अस्की वायुयान कहा जाता है। अस्की वायुयान को आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र में, और इनको जो है नदी झील जो जमे हुए होते हैं बर्फ पर भी इनको उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसका जो पैर होता है जिससे ये रुकती है, यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी लगी होती है। इस तरह से लगी होती है। ठीक है, इस तरह से लगी होती है जो इसको धंसने नहीं देती है। ठीक है, इस तरह से चौड़ी सी पट्टी लगी होती है जो इसको बर्फ पर उतारने में सहायता देती है, और इस तरह के वायुयान को अस्की वायुयान कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो 3 पहाड़ियों की बात हो रही है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल। ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आप यहाँ पर देखेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक हिल ये रहा आपका ब्लैक हिल। ठीक है, ब्लैक हिल्स नेशनल, और यहाँ पर ग्रीन हिल्स आपको दिख जाएगा और ये ब्लू हिल्स दिख जाएगा। तो ये तीनों जगह जो है ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। होनोलुलु कहाँ पर अवस्थित है? ओआहू द्वीप पर स्थित है, और यह हवाई द्वीप समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं। पनामा नहर में 2 बंदरगाह हैं, और इनका नाम क्या है? देखिए, एक का तो नाम पनामा है, दूसरा का नाम कोलन है। ठीक है, एक का नाम पनामा ही है, दूसरा का नाम कोलन है। पनामा नहर के 2 तट हैं, एक तट का नाम कोलन है, दूसरा का नाम पनामा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका पनामा नहर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पनामा नहर,
जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो पनामा स्थल संधि है, जो दक्षिण और उत्तर को जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है पनामा स्थल संधि, उसी को काट करके पनामा नहर बनाया गया है। तो इसी पनामा नहर की यहाँ पर बात हो रही है। इस पनामा नहर के दो तट हैं, ठीक है। एक तट जो है वह पनामा के नाम से ही जाना जाता है और दूसरा जो है वह कोलन के नाम से जाना जाता है। तो कोलन द्वीप जो है वह अटलांटिक ओशन की तरफ है और पनामा जो द्वीप है, तट है, पनामा जो तट है वह पैसिफिक ओशन के तरफ है, ठीक है। तो कोलन जो बंदरगाह है, कोलन बंदरगाह या तट या बंदरगाह आप जो भी समझे, बंदरगाह जो है, कोलन बंदरगाह जो है वो अटलांटिक ओशन की तरफ है और जबकि पनामा जो बंदरगाह है वह पैसिफिक ओशन की तरफ है। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कनाडा का क्यूबेक प्रांत, कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश के नाम से जाना जाता है। तो कनाडा का क्यूबेक प्रांत जो है वह फ्रेंच भाषी क्षेत्र है और इसको देश के अंदर देश का दर्जा दिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। सबसे बड़ा जो है मैक्सिको सिटी है। यहाँ पर आपको मैक्सिको सिटी दिख जाएगा। ये जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। किसका? अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। ये है मैक्सिको सिटी। ये जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली अविनति घाटी, ठीक है, अविनति घाटी के उदाहरण है। सिंक्लाइंड वैली के उदाहरण है, यानी कि धंसा हुआ होता है, धंसे हुए घाटी का उदाहरण है, ठीक है। मृत घाटी जिसको डेथ वैली कहा जाता है, मृत घाटी में ग्रीष्म काल में तापमान जो होता है 55 से 56 डिग्री पहुंच जाती है। तो दो बातें हमको याद रखना है कि जो मृत घाटी है ना, यहाँ पर ग्रीष्म काल में बहुत अधिक तापमान होता है, जो 55 से 56 डिग्री तापमान जाता है, ठीक है। लगभग सबसे हाईएस्ट तापमान यहाँ पर है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यह दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है और और इसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। डेथ वैली के नाम से जाना जाता है और यह एक अविनति वैली है। यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, यहाँ पर आपको डेथ वैली दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका डेथ वैली का क्षेत्र है और यहाँ पर जो तापमान होती है वो 56 से 57 डिग्री के आसपास चले जाते हैं। यहाँ पर 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जुलाई 10, 1913 में, ठीक है, सबसे हाईएस्ट। तो ये आप यहाँ पर देख रहे थे मृत घाटी और मृत घाटी में जो ग्रीष्म काल है उसमें तापमान 55 से 56 डिग्री पहुंच जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। ये वीडियो जो आपका था ये उत्तरी अमेरिका के ऊपर स्थित था, मतलब उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और ये लुसेंट वन लाइनर का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है दक्षिणी अमेरिका के बारे में, क्योंकि हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ लिए हैं, तो दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और नए अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।